नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अश्विनी कुमार मुदगिल आपका स्वागत करता हूं। आपको मेरा ढेर सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत 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 दिल लगा के मेहनत कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने विधायी प्रक्रिया प्रारंभ किया था पढ़ना, और विधायी प्रक्रिया में हम लोगों ने समझा था कि विधेयक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक पेश करने के आधार पर या प्रस्तुत करने के आधार पर पुनः दो प्रकार के होते हैं, और प्रक्रिया के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। पेश करने के आधार पर विधेयक एक निजी विधेयक होता है और एक सरकारी विधेयक होता है। सरकारी विधेयक किसे कहते हैं? ऐसा विधेयक जिसे मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद में प्रस्तुत करता है। संसद से तात्पर्य या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, तो उसे हम क्या कहेंगे? सरकारी विधेयक कहेंगे। दूसरा निजी विधेयक कहने का तात्पर्य यह है कि मंत्रिपरिषद के अलावा संसद का यानी लोकसभा और राज्यसभा का कोई भी सदस्य कोई विधेयक प्रस्तुत करता है तो वह निजी विधेयक कहलाएगा, चाहे वह सांसद सत्तारूढ़ दल अर्थात रूलिंग पार्टी का ही सांसद क्यों ना हो। क्या कहलाएगा? निजी विधेयक कहलाएगा। प्रक्रिया के आधार पर हमने विधेयक को चार प्रकार बांटा था: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, हमने सबसे पहले साधारण विधेयक की प्रक्रिया को समझा था कि किस प्रकार जो है कोई विधेयक जो होता है प्रथम सदन द्वितीय सदन दोनों सदनों के द्वारा पारित होता है और फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। प्रथम सदन जो भी होगा, लोकसभा या राज्यसभा, उसमें तीन वाचन होते हैं, तीन वाचनों से गुजरता है। इसका विस्तृत चर्चा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में की थी। फिर किस तरह से वो द्वितीय सदन में जाता है, द्वितीय सदन के पास क्या क्या विकल्प होते हैं, और फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के पास में क्या क्या वीटो शक्ति होती है। इस संदर्भ में हमने साधारण विधेयक को लेकर संपूर्ण प्रक्रिया को पढ़ा था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसे बहुत अच्छे से याद किया होगा, क्योंकि यदि आपने लास्ट लेक्चर यानी कि जो साधारण विधेयक की मैंने प्रक्रिया समझाई थी, यदि उसे अच्छे से नहीं समझा है, देखा है, तो मैं चाहूंगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप फिर से वो एक लेक्चर एक बार देख लो, क्योंकि अगर वो समझ नहीं आया होगा आपको तो फिर आगे के आज के लेक्चर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो अगर साधारण विधेयक की प्रक्रिया पूरी अच्छे से याद हो गई हो आपको तो यह लेक्चर को स्टार्ट कीजिएगा। अगर नहीं है तो पहले एक बार फिर से रिवीजन कीजिए आप लोग। ठीक, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और अगर समय मिलेगा तो हम संविधान संशोधन विधेयक को भी आज ही पढ़ेंगे। आप देखिए, सबसे जो धन विधेयक और वित्त विधेयक है सबसे महत्वपूर्ण भाग है इस विधायी प्रक्रिया का, और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। खासकर धन विधेयक से तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और उससे संबंधित और भी जो प्रस्ताव है और भी जो विधेयक है उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक को समझने से पहले हमें दो तीन चीजों को और समझना होगा, उसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक, उसका संबंध किससे है? धन से ही है, वित्त से है। तो पहले हम ये समझ लें कि सरकार के पास में धन होते कौन कौन से, निधि कौन कौन सी होती है। तो सरकार के पास में तीन अकाउंट होते हैं, तीन फंड होते हैं, जिसको हम लोग संचित निधि कहते हैं। ठीक है, लोक लेखा निधि कहते हैं ना, पब्लिक अकाउंट फंड कहते हैं हम लोग, और एक होता है आकस्मिक निधि होता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहां पर संचित निधि से क्या तात्पर्य। अच्छा, इन दोनों का वर्णन किसमें किया गया है? इसका आर्टिकल 266 में, और 266 में ही जो है इसका भी वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी अनुच्छेद 266 में संचित निधि का और लोक लेखा निधि दोनों का वर्णन किया गया है। अब यहां पर ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और आर्टिकल 267 में किसका वर्णन किया गया है? आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया। यदि मान लो, देखो इनसे तीन तीन नंबर के प्रश्न पूछ सकते हैं कि संचित निधि को परिभाषित कीजिए, 3 नंबर में पूछ सकता है, और आकस्मिक निधि को परिभाषित कीजिए, 3 नंबर में पूछ सकता है। लोक लेखा निधि से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही न्यून है, कम, एकदम गौण है। किंतु हाँ, संचित निधि से प्रश्न पूछा गया है, पूछा जा सकता है, और आपका आकस्मिक निधि से भी प्रश्न पूछे गए हैं। अब संचित निधि का मतलब क्या होता है? तो देखिए, संचित निधि एक प्रकार की वह निधि होती है, अब ध्यान देंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि देखिए संचित निधि क्या है। एक प्रकार का फंड है, ठीक है, और सरकार के पास में जो भी पैसा आता है, कहीं से भी आता है, जैसे मान लो सरकार को कर मिलता है, सरकार को जो है ऋण लेती है सरकार, इसके अलावा सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है, उसके माध्यम से होता है। सरकार के बहुत सारे उपक्रम होते हैं, जैसे रेलवे है, या बैंक, कोई नेशनलाइज बैंक है, और पोस्ट ऑफिस है। इस तरह सरकार, और भी नवरत्न कंपनियां, महारत्न कंपनियां हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सरकार को जो भी पैसा प्राप्त होता है, यानी कि उसकी जो भी आय होती है, वह जहां जमा होती है, उसी फंड को हम लोग क्या कहते हैं? कंसोलिडेट फंड कहते हैं, अर्थात संचित निधि कहते हैं हम लोग। ठीक है ना, कंसोलिडेट फंड
इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में हम संचित निधि बोलते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है। अब सरकार को कहां कहां से पैसा जिस जिस तरीके से मिलता है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, चाहे हम कर लगाएं, जुर्माना लगाएं, अर्थदंड लगाएं, कोई लाइसेंस हम बेचें, इसके अलावा सरकार ऋण ले सकती है, बॉन्ड जारी कर सकती है, बहुत कई तरह के सोर्सेस हैं सरकार के इनकम के। तो सारा पैसा कहां जमा होता है? संचित निधि में जमा होता है। और इस संचित निधि से ही पैसा निकाला जाता है, यानी कि सरकार होती है। अब ध्यान देंगे, तो सरकार चलाने के लिए सरकार को किसकी आवश्यकता होती है? वित्त की आवश्यकता होती है, यानी शासन के संदर्भ में उसको बहुत सारे कार्यक्रम नीतियों का क्रियान्वयन करना होता है, जिसके लिए उसको धन की आवश्यकता होती है, यानी कि उसको व्यय करना होगा। तो ये सरकार जो भी पैसा व्यय करती है वो कहां से करती है? संचित निधि से करती है। अब ध्यान देंगे, एक ऐसा फंड है जिसमें पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है। ठीक है, जब भी सरकार को संचित निधि में से धन निकालना होता है, इसके लिए सरकार को विनियोग विधेयक पेश करना होता है। जब विनियोग विधेयक पारित हो जाता है तो सरकार क्या करती है? यहां से फंड निकालती है। तो यहां पे जो सरकार को इस संचित निधि में से धन निकालने की जो अनुमति देता है वो कौन देती है? संसद देती है। यानी कि यह महत्वपूर्ण बात यह है कि संचित निधि के संरक्षक कौन होती है? पार्लियामेंट होती है। यानी सरकार जो है संचित निधि से संसद की अनुमति के बगैर 1 रुपए भी नहीं निकाल सकती है। बात समझ में आ रही है आपको? कोई डाउट तो नहीं है? तो यहां संसद जो जब निकाल के देती है तो उसको विनियोग विधेयक कहते हैं, हम उसको भी आगे समझेंगे आगे चलकर। अभी आप इतना ध्यान दीजिए कि सरकार अपने खर्चों को, जो भी प्रशासनिक खर्च हैं, उसके लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए बहुत ही नीति योजना बनाते हैं, बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वेतन भत्ते, बहुत तरह के खर्च हैं। उन सब जगह व्यय करने के लिए जो है सरकार धन किससे निकालती है? संचित निधि से निकालती है। किंतु ऐसे धन को खर्च करने की अनुमति कौन देता है? संसद देता है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये एक संचित निधि हो गया। आपसे जब मैं आगे पूछूंगा तो आपको इस समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया? संचित निधि अनुच्छेद 266 में इसका वर्णन किया गया है। सरकार की समस्त आय और जो भी ऋण है और विनिवेश है और वो भी अन्य तरह के जो आय के स्रोत हैं वो सब कहाँ जमा हो जाते हैं? संचित निधि में जमा हो जाते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? इसी तरह 266 में एक लोक लेखा निधि का भी वर्णन किया गया है। लोक लेखा निधि जो है संचित निधि के अलावा एक तरह का निधि या फंड होता है जिसमें संचित निधि में जो आए गए धन के अलावा सरकार को कहीं से धन प्राप्त होता है या आय प्राप्त होती है तो उसको इसमें डाला जाता है। सामान्यतः इसमें उस तरह का धन रखा जाता है जो एक प्रकार की लायबिलिटीज होती है। शब्द पर ध्यान देंगे कि सामान्यतः इस निधि में उस तरह का धन आता है जो एक प्रकार का हमें वापस से लौटाना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए कि प्रोविडेंट फंड है, ये तो प्रोविडेंट फंड का जो पैसा आया वो कहां जमा हो गया? वो यहां पर जमा हो जाएगा, ये पब्लिक अकाउंट होगा। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि इससे जब भी सरकार को कोई राशि निकालनी होगी, इसके लिए सरकार को संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। इस फंड का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, किंतु एक प्रकार का फंड होता है जिसमें कर्मचारियों के जो भी सरकारी कर्मचारियों के पैसे जमा होते हैं, प्रोविडेंट फंड के पैसे जमा होते हैं, तो ये पैसा यहाँ जमा होता है। कुछ बचत पत्र के माध्यम से भी पैसे जमा होते हैं, तो एक प्रकार का पब्लिक फंड होता है जो पैसा एक समय बाद वापस लौटाना होता है। और ऐसे फंड में से खर्च करने के लिए सरकार को संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। किंतु संचित निधि में से यदि धन निकालना है तो उसके लिए अनिवार्य रूप से संसद की अनुमति की आवश्यकता होगी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अब तीसरी निधि कौन सी है? आकस्मिक निधि है। अब ध्यान देंगे आकस्मिक निधि क्या है। तो देखिए आकस्मिक निधि आर्टिकल 267 में यह कहा गया है कि संसद को यह शक्ति है। किसको शक्ति है? शब्द पर ध्यान देंगे, किसको शक्ति है? संसद को यह शक्ति है कि वह एक आकस्मिक निधि का निर्माण कर सकती है। अब ध्यान देंगे यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जैसे मान लो ये संचित निधि है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड है और ये कंटीजेंसी फंड है। अब यहां से जैसे मान लो अनुमति कौन देगा? संसद अनुमति देगी, पार्लियामेंट देगी। और पैसा किसको देगी? सरकार को पैसा देगी, गवर्नमेंट को पैसा देगी। अब मान लो ऐसी स्थिति बन जाए कि संसद का सत्र न चल रहा हो या यहां पर संसद न हो और सरकार को इमीडिएट धन की आवश्यकता है, किंतु संवैधानिक शर्त यह है कि संचित निधि में से सरकार धन तभी प्राप्त कर सकेगी जब अनुमोदन कौन करेगा? संसद करेगी, और संसद सत्र में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सरकार की वित्तीय आवश्यकता कौन पूरा करेगा? तो ऐसी आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए जब संसद का सत्र न चल रहा हो और सरकार को कोई अनिवार्य या आपात आवश्यकता हो जाए
तो ऐसी एक आकस्मिक निधि का हमने क्या किया है, निर्माण किया है। और ऐसी आकस्मिक निधि किसने निर्माण किया है, संसद ने किया है। 1950-51 में अधिनियम पारित किया और उसके माध्यम से आकस्मिक निधि बनाई, और आकस्मिक निधि से पैसा कहां चला गया, सरकार को चला गया। आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, यानी प्रेसिडेंट होता है। और राष्ट्रपति क्या करेगा, जितने धन की आवश्यकता सरकार को है उतना धन क्या करेगा, आकस्मिक निधि में से निकाले किसे दे देगा, सरकार को दे देगा। जब बाद में संसद सत्र में बैठती है तो जो ये धन जो यहां पर दिया गया है, जितना भी धन दिया गया है, बाद में संसद इस धन को क्या करेगी, पारित कर देगी, और वह धन वापस से कहां आ जाएगा, आकस्मिक निधि में आ जाएगा। यानी कि आकस्मिक निधि का जो बैलेंस था वो वापस से पूरा हो जाएगा। जैसे मान लो कि 500 करोड़ से मान लो संचित निधि का गठन हुआ है, ठीक, अभी मान लो 500 करोड़ है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 100 करोड़ रुपए जो है सरकार ने खर्च कर दिए, तो जब संसद बैठेगी तो 100 करोड़ वापस से किसको दे देगी, आकस्मिक निधि को दे देगी। यानी अंतिम रूप से तो संसद अनुमोदन करेगी, किंतु सरकार की आकस्मिक जरूरत को पूरा करने के लिए और संसद सत्र में ना हो तो धन की आवश्यकता है, तो संचित निधि से धन का प्रयोग न करते हुए कहां से, राष्ट्रपति कहां से पैसा दे देगा, आकस्मिक निधि से देगा। क्लियर है। आपसे यदि प्रश्न पूछ ले तो ध्यान दीजिएगा, आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति वह धन देगा, ठीक है। और संचित निधि में से अनिवार्य रूप से यदि धन निकालना होगा तो कौन अनुमति देगा, संसद अनुमति देगी, ठीक है। ये 3 अकाउंट है जिसमें से 2 अकाउंट इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब ध्यान देंगे, अब ये जो तीनों फंड है, अब ध्यान देंगे, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तीनों फंड हम मान लेते हैं कि संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि, ये तीनों मान लो फंड धन है एक प्रकार का, ठीक है, सरकार के पास में। अब इसमें किस तरह से पैसा आएगा, यानी धन का आना, यानी कि ये आए, या हम कह सकते हैं किसी भी प्रकार से हमें धन प्राप्त हुआ, ठीक है, ऋण के रूप में भी हो सकता है वो, और किसी भी तरह से संचित निधि से या आकस्मिक निधि से धन का व्यय होना, या हमने किसी तरह से खर्च किया, तो ये 2 ही बातें होंगी। सरकार को एक तो आय होगी और सरकार उसका क्या करेगी, व्यय करेगी, खर्च करेगी अपने जो भी प्रशासनिक और कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए। तो यहां पर जो आय और व्यय से संबंधित जो विधेयक होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, धन विधेयक कहते हैं या वित्त विधेयक कहते हैं। या तो वो धन विधेयक होगा या फिर क्या होगा, वो वित्त विधेयक होगा, किंतु उसका संबंध इसी से है। बात समझ में आई। फिर ध्यान दीजिए, संचित निधि में धन कैसे आएगा और संचित निधि से धन कैसे खर्च होगा, आकस्मिक निधि में धन कैसे आएगा और आकस्मिक निधि से धन कैसे खर्च हो रहा है। बात समझ में आई। तो इससे संबंधित जो विधेयक होते हैं, जो बिल होते हैं, वो या तो धन विधेयक होते हैं या क्या होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं। आपको मोटा मोटा बात समझ में आ गई क्या है, कि धन विधेयक और वित्त विधेयक का संबंध जो है हमारे भारत सरकार के आय और व्यय से संबंधित है, ठीक है। और जब यह विधेयक पारित होते हैं तभी हमारे आय और व्यय को क्या करती है, संसद एक प्रकार से नियंत्रण करती है। इसको दूसरे शब्दों में मैं यह कह सकता हूं कि संसद जो है अपनी सरकार पर क्या करती है, वित्तीय नियंत्रण स्थापित करती है। और यदि धन विधेयक वित्त विधेयक पारित नहीं हुए, यानी कि इसका पारित न होने का मतलब क्या है, धन विधेयक वित्त विधेयक पारित न होने का मतलब है कि सरकार को धन का आवंटन नहीं हो रहा है, और सरकार को यदि धन का आवंटन नहीं हो रहा तो सरकार चल ही नहीं पाएगी, अर्थात सरकार ने अपना बहुमत क्या कर दिया है, खो दिया है। इसीलिए सामान्यतः जिस भी दल का बहुमत होता है उसके लिए धन विधेयक और वित्त विधेयक आसानी से पारित हो जाते हैं, क्योंकि इसको साधारण बहुमत से पारित करना होता है। इसको हम अभी आगे समझते हैं। आपको दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गई होगी। इसको हम और समझेंगे कि धन विधेयक वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है और कैसे इसमें इनकी प्रक्रिया होती है। किंतु आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशनली 3 फंड है, 3 निधि है। संचित निधि जिसका वर्णन किसमें, अनुच्छेद 266 में है, ठीक है। लोक लेखा निधि इसका वर्णन भी 266 में है। आकस्मिक निधि जिसका वर्णन 267 में किया गया है। संचित निधि में हमारे समस्त तरह के आय और व्यय आते हैं, और इनसे ही आय और व्यय संबंधित जो खर्च या इनकम संबंधी कोई बात है, इससे संबंधित अगर कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो या तो धन विधेयक होता है या वित्त विधेयक होता है। सेम स्थिति कहां पर है, आकस्मिक निधि के संदर्भ में है। ठीक, चले हम लोग आगे, कोई डाउट तो नहीं है। अब यहां पर एक बात और, कि सरकार के पास में इनकम के है ना हजारों तरीके हैं, हजार रास्ते हैं जिनसे सरकार को इनकम होती है, और सरकार पे खर्च करने के भी हजारों रास्ते हैं जिनसे सरकार क्या करती, खर्च करती है। तो यहीं पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई इनकम हुई है या कोई खर्च हुआ है तो वो धन विधेयक होगा या वित्त विधेयक होगा, इसको लेकर ही प्रश्न उत्पन्न होता है। समझते हैं कैसे समाधान होता है इसका। आगे चलते हैं।
हम सबसे पहले देखते हैं वित्त विधेयक को समझ लेते हैं, और वित्त विधेयक में भी धन विधेयक देखते हैं। मैं अभी समझा चुका हूं कि ये धन विधेयक का जो है वर्णन 110 में किया गया है, वित्त विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 117(1) में किया गया है, और वित्त विधेयक 2 का जो वर्णन है अनुच्छेद 117(3) में किया गया है। अब देखो, इन तीनों को कलेक्टिवली हम कहेंगे वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल ही कहेंगे, किंतु इन तीनों की प्रक्रिया अलग अलग है, इसलिए इन तीनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे और अलग अलग समझेंगे। इसलिए यहां पर एक कहा भी जाता है कि प्रत्येक धन विधेयक जो होता है वित्त विधेयक होता है, किंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। इसका अर्थ भी क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, धन विधेयक को समझेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। यही पूछा जाएगा कि धन विधेयक कैसे कहते हैं, और धन विधेयक का वर्णन किसमें किया गया, अनुच्छेद 110 में। अच्छे से रट लीजिएगा इस बात को, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, धन विधेयक कहेंगे किसे, पहले ये इसको अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को बताया गया है कि कौन कौन से विधेयक जो है धन विधेयक की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा, ये क्वेश्चन 5 नंबर या 6 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्ट आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 110 में इसकी परिभाषित किया गया। किसको परिभाषित किया गया, धन विधेयक को। क्या होगा धन विधेयक, किसी कर को, अब शब्द पर ध्यान देंगे, यहां पर शब्द क्या यूज किया है, कर, टैक्स, शुल्क वर्ड यूज किया है। किसी कर को लगाया जाना, समाप्त किया जाना, परिवर्तित करना या उसको नियमित करना, क्या होगा, धन विधेयक होगा, ठीक है। यदि आप लोकसभा या राज्यसभा में, वैसे तो धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, यदि लोकसभा में आप कोई ऐसा विधेयक प्रस्तुत करते हैं जिसका संबंध कर से है, या तो कर आप लगा रहे हो, ठीक है, या कर को समाप्त कर रहे हो, या कर की दर में कोई परिवर्तन कर रहे हो, या कर को रेगुलेट कर रहे हो, इसमें से कोई भी बात है, तो वह विधेयक अनिवार्य रूप से क्या कहलाएगा, धन विधेयक कहलाएगा। नंबर 1 याद रहेगा, आप शब्द एक याद रखिएगा, टैक्स, ठीक है। यहां पर टैक्स को लगाना, उसको समाप्त करना, उसको परिवर्तित करना या उसको नियमित करना, इससे संबंधित कोई विधेयक क्या कहलाएगा, धन विधेयक कहलाएगा, ठीक है। दूसरा, केंद्रीय सरकार के द्वारा धन उधार लेना, यहां पर शब्द पर ध्यान देंगे, उधार लेने से संबंधित विनिमय यानी उसका रेगुलेशन करना। यदि केंद्र सरकार विदेशों से, वर्ल्ड बैंक से, IMF से, जो भी कोई भी और बैंक हो सकती है, किसी भी तरह से वो क्या लेती है, धन उधार लेती है या उधार लेने संबंधित कोई रेगुलेशन बनाती है, तो उससे संबंधित कोई विधेयक है तो वो क्या कहलाएगा, वो धन विधेयक कहलाएगा। याद रहेगा, फिर ध्यान देना, केंद्रीय सरकार द्वारा उधार लेने से संबंधित विनिमय, यानी कि हम उधार कैसे लेंगे उससे संबंधित कोई रेगुलेशन यदि बना रहा है, तो वह विधेयक क्या होगा, वह धन विधेयक कहलाएगा, ठीक है। यहां उधार शब्द याद रखेंगे, यहां टैक्स शब्द याद रखेंगे, ठीक है, आपको दिमाग में सेट रहेगा। तीसरा क्या है, संचित निधि, जो भी हमने पढ़ा है ना, संचित निधि मतलब जो है कंसोलिडेटेड फंड होगा और कंटीजेंसी फंड होगा, ठीक है। इन दोनों फंड में यानी कि संचित निधि और आकस्मिक निधि में अगेन धन जमा करना या उसमें से धन निकालना, दो शब्द यूज किए गए। संचित निधि और आकस्मिक निधि में धन को जमा करना या उसमें से किसी धन को निकालना। अब देखो, पुनः धन कई तरीकों से जमा हो सकता है। अब कौन सा तरीका धन विधेयक होगा और कौन सा वित्त विधेयक होगा, ये स्पीकर डिसाइड करेगा, हम इसको अभी आगे पढ़ेंगे। पर आप इतना ध्यान रखिए कि संचित निधि में धन को डालना और संचित निधि में धन को निकालना, या आकस्मिक निधि में धन को डालना या आकस्मिक निधि में से धन का निकालना, क्या कहलाएगा, यह धन विधेयक कहलाएगा। यहां पर एक शब्द है, उस धन की अभिरक्षा से संबंधित यदि कोई प्रावधान बनाना, यानी उसकी कस्टडी के संबंध में यदि हम उस धन की अभिरक्षा के लिए कोई प्रावधान बनाते हैं तो वह भी क्या कहलाएगा, धन विधेयक कहलाएगा। यहां पर 3 शब्द पर ध्यान देंगे, फिर से दोहराइए, दिमाग लगाइएगा और उसको याद ही करिएगा, अपने मन से छेड़छाड़ मत कीजिएगा इन शब्दों में, कोशिश कीजिएगा कि शब्द एज इट इज याद रहें आपको। संचित निधि और आकस्मिक निधि में से धन का निकालना और धन का जमा करना या उसकी धन की अभिरक्षा के लिए कोई प्रावधान करना, क्या कहलाएगा, धन विधेयक कहलाएगा। 3 पॉइंट याद रहेंगे आपको, टैक्स लगाना या उसको समाप्त करना या उसको परिवर्तित करना या उसको नियमित करना, ठीक है। केंद्रीय सरकार के द्वारा कोई धन का उधार लेना या ऋण लेना और उससे संबंधित कोई विनिमय है,
ठीक है ना। उससे संबंधित कोई रेगुलेशन अगर हम कर रहे हैं, विनियमन बना रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, वो धन विधेयक कहलाएगा। और संचित निधि, आकस्मिक निधि से धन का निकालना या खर्च करना क्या कहलाएगा, धन विधेयक कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब चौथा पॉइंट क्या है, भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग करना। विनियोग का मतलब भी निकालना ही होता है। जब संसद में, मतलब जब सरकार को धन निकालना होते हैं पैसे, ठीक है, तो धन निकालने के लिए सरकार क्या करती है, अप्रोप्रिएशन बिल यानी कि विनियोग विधेयक रखती है। तो वह विधेयक भी क्या कहलाएगा, धन विधेयक ही कहलाएगा। ठीक है, विनियोग मतलब पैसे को निकालना एक प्रकार से। ठीक, किससे निकालना, संचित निधि में से विनियोग करना। ठीक है, किसी व्यय को, शब्द पर ध्यान देंगे, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना। यहां पर एक शब्द यूज किया गया है, क्या है, भारित व्यय। भारित व्यय का मतलब चार्ज एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर भारित व्यय को घोषित करना है तो वह विधेयक भी क्या कहलाएगा, धन विधेयक कहलाएगा। बात समझ में आई अच्छे से आपको। देखो, भारित व्यय कहने का भारित मतलब भार शब्द से, किसी चीज का भार जो है संचित निधि पर घोषित कर देना। ठीक है, जब भी कोई व्यय, चार्ज एक्सपेंडिचर ने भारित व्यय होता है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा में या संसद में उस पर मतदान नहीं होता है। बात समझ में आ रही, उसको पारित ही करना होता है। जब भी कोई व्यय कैसा व्यय हो जाता है, भारित व्यय हो जाता है। और जब कोई व्यय भारित व्यय है तो फिर ऐसी स्थिति में उस पर मतदान, चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है, किंतु मतदान नहीं हो सकता है। मतलब उसको पास करना ही होगा। सामान्यतः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति आदि, प्रधानमंत्री, सांसद, उनके वेतन क्या होते हैं, संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं। अर्थात उस पर चर्चा, बहस तो हो सकती है, किंतु मतदान नहीं हो सकता है। ठीक है, यदि सरकार ने किसी व्यय को भारित व्यय कर दिया है, मतलब संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किया है, तो उससे संबंधित विधेयक अनिवार्य रूप से क्या होगा, धन विधेयक होगा। अर्थात सदन के अंदर उस पर अब मतदान नहीं हो सकता है, उसको पारित ही करना पड़ेगा। सामान्यतः जितने भी वेतन होते हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, संवैधानिक पद पर जो धारित व्यक्ति होते हैं, उनके वेतन और जो भत्ते होते हैं वह क्या होते हैं, भारित व्यय ही होते हैं। ठीक है, शब्द पर ध्यान देना, जहां जहां ये शब्द आएगा भारित व्यय, इसका मतलब समझ जाइएगा आप कि ऐसे व्यय पर सदन के अंदर मतदान नहीं होगा। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता और स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, तब मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था, वित्तीय सुरक्षा, कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल में उसके वेतन भत्तों में कोई भी संशोधन नहीं होगा और लोकसभा का जो वेतन होगा वह संचित निधि पर भारित व्यय होगा। अर्थात उसके वेतन को रोका नहीं जा सकता, उस पर सदन के अंदर मतदान नहीं होगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। फिर से एक बार अच्छे से देख लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना ये धन विधेयक बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अनुच्छेद 110 के अनुसार वह विधेयक धन विधेयक है जिसका संबंध किसी कर के लगाने से, समाप्त करने से, परिवर्तित करने से या नियमित करने से हो। क्लियर है। केंद्रीय सरकार के द्वारा यदि कोई धन उधार लिया जाता है तो उस उधार से संबंधित विनियमन संबंधी कोई विधेयक है, उसके रेगुलेशन, विनियमन का मतलब यहाँ पर रेगुलेशन है, तो उसके रेगुलेशन संबंधी कोई बिल है तो वो क्या हो जाएगा, वह धन विधेयक हो जाएगा। किसी भी तरह से संचित निधि और आकस्मिक निधि से धन का निकालना या उसमें धन का जमा करना या ऐसे धन की अभिरक्षा से संबंधित कोई विधेयक है तो क्या हो जाएगा, वह धन विधेयक हो जाएगा। संचित निधि में से कोई भी विनियोग करना, किसी भी जो है धन का विनियोग करना क्या कहलाएगा, वह धन विधेयक कहलाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि किसी भी व्यय को संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना क्या कहलाएगा, धन विधेयक कहलाएगा। बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। ये आपको याद ही करना पड़ेंगे, ये प्रावधान यदि है तो वह विधेयक क्या कहलाएगा, इसमें कीवर्ड आप याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर टैक्स है, जैसे यहाँ पर उधार है, जैसे यहाँ संचित निधि और आकस्मिक निधि से जो है धन का निकालना या धन का जमा करना है, यहाँ पे धन का विनियोग है और यहाँ पर भारित व्यय है। ये शब्द ऐसे कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनको आपको लिखना ही है, मतलब लिखना चाहिए। जैसे संचित निधि पर किसी व्यय को भारित व्यय घोषित करना है ना, संचित निधि से किसी धन का विनियोग करना, संचित निधि आकस्मिक निधि से धन को जमा करना, निकालना है ना, उधार संबंधी ऋण संबंधी कोई प्रावधान करना और कर को लगाना, समाप्त करना, परिवर्तित करना, ये सारे विधेयक क्या कहलाएंगे, ये धन विधेयक कहलाएंगे। ठीक है, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, उसको अच्छे से याद कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इससे क्या होगा,
ये जो 5 पॉइंट पढ़े थे, ये हमने जो पढ़े ये धन विधेयक कहलाएंगे। अनुच्छेद 110 में ही, यानी अनुच्छेद 110 में 2 में यह बताया गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक कब नहीं कहलाएगा, है ना। अनुच्छेद 110 एक मतलब अनुच्छेद 110 में 2 बातें कही गई, कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, और अनुच्छेद 110 2 में जो है क्या कहा, कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं होगा। ये भी स्ट्रिक्टली डिफाइन कर दिया गया है कि इससे संबंधित विधेयक कभी भी धन विधेयक नहीं होगा। अब कौन कौन से विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे, शब्द पर ध्यान देंगे। अनुच्छेद 110 2 में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई विधेयक इसलिए धन विधेयक नहीं समझा जाएगा क्योंकि उसका संबंध भी इनसे होगा। क्या संबंध होगा, ध्यान देंगे। यदि उसका संबंध किससे है, जुर्माने से या आर्थिक दंड से है, शब्द पर ध्यान देंगे। यदि कोई जुर्माना लगाया गया है या कोई आर्थिक दंड दिया गया, उससे कोई धन आ रहा है, तो वह धन विधेयक नहीं होगा। ठीक है, शब्द पर ध्यान देंगे। यदि उसका संबंध सेवाओं और लाइसेंस की फीस से है, यदि कोई सर्विस फीस है या लाइसेंस संबंधी फीस है, सरकार ने मान लो कि कोई लाइसेंस बेचा है ना, किसी काम करने के लिए सरकार तरह तरह के लाइसेंस देती है और उस लाइसेंस के बदले कुछ फीस लेती है, या कोई सर्विस प्रोवाइड करती है और उस सर्विस के बदले कोई फीस लेती है, तो ऐसे फीस जो होगी वह धन विधेयक नहीं समझा जाएगा। ठीक है, यदि उसका संबंध स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा, शब्द पर ध्यान देंगे, स्थानीय यानी कि लोकल अथॉरिटी यदि कोई है, पंचायती राज है या नगर निगम है, द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए, फिर शब्द पर ध्यान देंगे, स्थानीय निकाय के द्वारा, उसका पर्पस क्या होगा, उसका पर्पस भी स्थानीय प्रयोजन होगा, के लिए कोई कर लगाने, हटाने या परिवर्तित करने के लिए विनियमित संबंधी कोई विधेयक होगा, तो वह धन विधेयक नहीं कहलाएगा। ठीक है, लगाएगा कौन, स्थानीय अधिकारी या निकाय। किस उद्देश्य के लिए, स्थानीय प्रयोजन के लिए, उसके लोकल कोई पर्पस होगा उसका वहां पर, और उस लोकल पर्पस को पूर्ण करने के लिए यदि कोई टैक्स लगाता है और इससे संबंधित कोई बिल पेश किया जाता है, तो वह किसी भी स्थिति में धन विधेयक नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे, फिर अच्छे से दोहरा रहा हूं मैं। क्या है, यदि किसी विधेयक का संबंध जुर्माने से या अर्थदंड से है, ठीक है, तो वह विधेयक धन विधेयक नहीं होगा। यदि उसका संबंध किन्हीं सेवाओं या लाइसेंसों की फीस से है, तो भी वह विधेयक धन विधेयक नहीं होगा। और यदि किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय के द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए कोई कर लगाया जाता है, तो ऐसा विधेयक भी धन विधेयक नहीं कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। हो सकता 3 नंबर में पूछ ले कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं कहलाएगा, तो अनुच्छेद 110 2 में ये लिखा गया है। ठीक, अब यदि मान लो फिर भी ऐसा विवाद हो ही जाए कि हम किसको धन विधेयक समझे और किसको धन विधेयक नहीं समझे, मान लो ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो जाए, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि संचित निधि में हम बहुत तरीके से धन जमा करते हैं और बहुत तरीकों से धन को निकालते हैं, हम बहुत तरीके से जो है धन को खर्च करते हैं, फिर भी यदि मान लो कोई विवाद उत्पन्न हो गया, तो ऐसी स्थिति में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को बहुत अच्छे से। मैंने लोकसभा की जब शक्तियों को पढ़ाया था, विधायी शक्तियों में, तब मैंने कहा था कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और उसका निर्णय यह अंतिम होगा, मतलब उसका कोई जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता है। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये लोकसभा स्पीकर फाइनल बोलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यही बात हुई, यदि प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। उसके निर्णय को किसी न्यायालय में, संसद में या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये मान के चलिए कि लोकसभा अध्यक्ष ने स्पीकर का पावर एक्सक्लूसिव पावर है, जो राज्यसभा के सभापति के पास भी नहीं है। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है। और 3 नंबर में यह प्रश्न पूछा जाता है कि धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 110 में ही लिखा गया है कि धन विधेयक का निर्धारण, अंतिम निर्धारण कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, और उसका निर्धारण अंतिम होता है, फाइनल होता है। उसको न्यायालय में, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई चुनौती नहीं दे सकता है। ठीक, कोई डाउट तो नहीं इसमें, क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसको समझते हैं कि धन विधेयक कैसे प्रस्तुत होता है, कैसे उसकी प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ा सा, मैं फिर दोहरा देता हूँ, एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं, है ना। हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो, हौच-पौच हो रहा हो।
हम बेसिकली हम विधायी प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं और विधायी प्रक्रिया में हमने देखा था कि प्रक्रिया के आधार पर विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। हमने साधारण विधेयक को कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं क्या, वित्त विधेयक और धन विधेयक को हम समझ रहे हैं। हमने सबसे पहले धन विधेयक को समझा कि धन विधेयक होता क्या है। तो मैंने मतलब धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों को हम समझ रहे हैं। मैंने आपको एक जनरल पहले एक ओपिनियन मतलब जनरल एक बात को समझाया कि अगर कोई भी धन संचित निधि में आता है और संचित निधि से जाता है तो वो या तो धन विधेयक होगा या क्या होगा, वित्त विधेयक होगा। अब कौन सा धन आया और कौन सा धन जा रहा है, उसमें वित्त विधेयक और धन विधेयक में यदि कोई कंफ्यूजन है तो उसका अंतिम निर्धारण कौन करेगा, अंतिम निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। अब धन विधेयक होता क्या है, निर्धारण किन आधारों पर किया जाएगा, तो निर्धारण के लिए कहा गया है कि उसकी परिभाषा अनुच्छेद 110 में कही गई है। अनुच्छेद 110(1) में क्या कहा गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक कहा जाएगा यदि उसका संबंध कर के समाप्ति से है, कर के लगाने से है, कर को नियमित करने से है, कर को नियंत्रित करने से है, तो क्या होगा, धन विधेयक होगा। यदि केंद्रीय सरकार कोई उधार लेती है या ऋण लेती है या उस ऋण को नियमित करने वाले कोई विधेयक से है तो वो क्या हो जाएगा, वो धन विधेयक हो जाएगा। कोई धन जो है वह संचित निधि और आकलन में आता है और इन दोनों ही निधियों से खर्च होता है या उसकी अभिरक्षा संबंधी कोई प्रावधान है तो ऐसा विधेयक क्या होगा, धन विधेयक हो जाएगा। संचित निधि से यदि धन का विनियोग किया जाता है, विनियोग शब्द पर ध्यान देंगे, एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से विनियोग होता है तो वह विधेयक क्या होगा, धन विधेयक कहलाएगा। और इसके अलावा जो है यदि संचित निधि पर किसी व्यय को हम भारित व्यय घोषित कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वह धन विधेयक होगा। किंतु किसी भी स्थिति में यदि किसी विधेयक का संबंध जुर्माने से है, अर्थदंड से है तो विधेयक धन विधेयक नहीं कहलाएगा। यदि उसका संबंध किसी सेवाओं के फीस से है या किसी लाइसेंस की फीस से है तो वह धन विधेयक नहीं कहलाएगा। और यदि किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय के द्वारा, लोकल अथॉरिटी के द्वारा लोकल पर्पस के लिए कोई टैक्स लगाया जाता है तो वह भी धन विधेयक नहीं समझा जाएगा। किंतु इतना बड़ा वित्त है और इतनी तरह से धन आता है और जाता है तो यदि मान लो किसी विधेयक को लेकर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि वह विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उसका अंतिम निर्धारण कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब लोकसभा कह रहा हूं मैं, धन विधेयक की प्रक्रिया क्या होती है तो उसको प्रक्रिया को हम समझते हैं, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या है प्रक्रिया, देखिए धन विधेयक जो होता है, ठीक है, सबसे पहले उसकी 2-3 इंपॉर्टेंट बातें कि धन विधेयक जो होगा, हमने याद करो राष्ट्रपति पढ़ा था और राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति और विधायी शक्ति पढ़ी थी और राष्ट्रपति की वित्तीय विधायी शक्ति में हमने एक बात पॉइंट पढ़ा था जिस पर मैंने कहा था कि हम आगे समझेंगे। वो पॉइंट यही है कि कोई धन विधेयक है वो सदैव किसकी सिफारिश से पेश होगा, वह लोकसभा में प्रस्तुत होगा और किसकी सिफारिश से होगा, राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश होगा। दूसरा, वह केवल कहां पेश होगा, वह सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोई धन विधेयक जो होगा वो अनिवार्य रूप से क्या होगा, वह सरकारी विधेयक होगा क्योंकि सरकार ही पेश करेगी, सरकार को ही धन की आवश्यकता होती है। ये 3 बातें पहले आप धन विधेयक के बारे में याद कर लीजिए। नंबर 1, धन विधेयक को अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जाएगा। नंबर 2, धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाएगा, वह राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं हो सकता है। नंबर 3, जो धन विधेयक होगा वह अनिवार्य रूप से क्या होगा, सरकारी विधेयक होगा, वह निजी विधेयक नहीं होगा। सरकारी विधेयक इसलिए होगा क्योंकि धन की आवश्यकता किसको होगी, सरकार को होगी, मतलब वही अपना आय और व्यय का खर्च रखेगी, मतलब उसका आय और व्यय का ब्यौरा रखेगी। बात समझ में आ रही है आपको, याद रहेगा। फिर दोहरा रहा हूं, फिर मेरे साथ याद कीजिए। धन विधेयक अनिवार्य रूप से किसकी सिफारिश से पेश होगा, राष्ट्रपति की। कहां प्रस्तुत होगा, केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा। और धन विधेयक कैसा होगा, सरकारी विधेयक होगा। ठीक, अब देखिए प्रस्तुत हो गया वो लोकसभा में, अब एज इट इज प्रोसेस चलेगी। जैसे हमने ऑर्डिनरी बिल देखा था, धन विधेयक प्रस्तुत होता है तो विधायी प्रक्रिया सेम एज इट इज रहेगी। लोकसभा में जो है वह फर्स्ट रीडिंग होगा, सेकंड रीडिंग होगा और क्या होगा, थर्ड रीडिंग होगा। और यदि किस मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से, यानी कि साधारण बहुमत से यदि लोकसभा धन विधेयक को पारित कर देती है तो यह विधेयक कहां चला जाएगा, राज्यसभा में चला जाएगा। ध्यान देंगे, जब धन विधेयक जब स्पीकर डिफाइन कर देता है, प्रमाणित कर देता है कि धन विधेयक है तो उस विधेयक पर लिखता है कि यह धन विधेयक है और यदि उसने उसको प्रमाणित कर दिया
तो फिर उसकी प्रक्रिया बदल जाती है। अर्थात कोई विधेयक यदि धन विधेयक है और वह लोकसभा के द्वारा साधारण बहुमत से पारित होकर जब राज्यसभा के पास में आता है तो राज्यसभा में भी एज इट इज विधायी प्रक्रिया होगी, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। किंतु यहां पर राज्यसभा के पास में उतने विकल्प नहीं होंगे जो साधारण विधेयक में थे। अब राज्यसभा क्या कर सकती है, राज्यसभा उस विधेयक को क्या कर दे, पारित कर दे, यानी हां कर दे, स्वीकार कर ले और एज इट इज पारित कर दे। तो बिल कहां चला जाएगा, राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। वो क्या कर सकती है, ना कर सकती है, यानी अस्वीकार कर सकती है और विधेयक को अस्वीकार कर दे, ठीक है। या फिर वह 14 दिनों तक क्या ना करे, पारित न करे। ध्यान देना, साधारण विधेयक के संदर्भ में कितना समय था, कोई विधेयक यदि साधारण विधेयक है तो द्वितीय सदन अर्थात मान लो द्वितीय सदन राज्यसभा है तो किसी बिल को वो 6 माह तक रोक सकती है, किंतु वह 14 दिन से अधिक के लिए रोक की धन विधेयक को रोक नहीं सकती है। कहने का तात्पर्य है कि धन विधेयक को अधिकतम राज्यसभा 14 दिन तक ही रोक सकती है। यदि 14 दिन के अंदर उसने कोई निर्णय नहीं लिया तो यह विधेयक स्वतः पारित माना जाएगा और कहां चला जाएगा, राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। देखो, हां कर दिया तो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, वो अस्वीकार भी यदि कर देती तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अधिकतम 14 दिन तक यह विधेयक राज्यसभा में रहेगा और 14 दिन के बाद कहां चला जाएगा, राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है, यानी वह संशोधन भी नहीं। अच्छा, इसमें ऐसा हो सकता है कि वह कुछ संशोधन कर दे, ठीक है। अब ऐसे संशोधनों को वापस से कौन कहां जाएगा, लोकसभा के पास में जाएगा। तो ऐसे संशोधनों को लोकसभा चाहे तो स्वीकार करे या न करे। यदि लोकसभा ऐसे संशोधनों को स्वीकार नहीं भी करती है तो भी 14 दिन के अंदर वह विधेयक पारित माना जाएगा और कहां चला जाएगा, राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि धन विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों के मध्य किसी भी तरह का कोई गतिरोध नहीं हो सकता है, जैसा कि साधारण विधेयक में होता था। और जब साधारण विधेयक में दोनों सदनों के मध्य यदि कोई गतिरोध होता है तो उसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है, किंतु धन विधेयक के संदर्भ में किसी भी तरह से संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ठीक है। यानी कि राज्यसभा कैसे संयुक्त बैठक होगी, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार कर दे, धन विधेयक को अस्वीकार कर दे, ठीक है, या संशोधन को लोकसभा राज्यसभा द्वारा सुझाए संशोधनों को लोकसभा अस्वीकार कर दे तो भी गतिरोध हो जाएगा, या 6 माह तक रोके रहे साधारण विधेयक के संदर्भ में, यहां पर कितना है, 14 दिन तक रोक सकता है, तो भी दोनों के मध्य जो है डेडलॉक या गतिरोध नहीं माना जाएगा। बस मैक्सिमम पावर 14 डेज का है, जैसे 14 दिन हुए धन विधेयक अपने आप स्वतः पारित माना जाएगा और कहां चला जाएगा, राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अब राष्ट्रपति के पास क्या क्या वीटो थे, क्या क्या विकल्प थे, वो हां करेगा या अनुमति रोक सकता, ना कर सकता या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता। 3 विकल्प थे राष्ट्रपति के पास में, किंतु धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास में 2 ही विकल्प होंगे। राष्ट्रपति या तो हां कहेगा या ना करेगा, 2 ही विकल्प हो सकते हैं राष्ट्रपति के पास में, ठीक है, या तो हां करेगा या ना करेगा, किंतु वह किसी भी स्थिति में उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। क्लियर है, जैसे कि साधारण विधेयक को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है, किंतु धन विधेयक को किसी भी स्थिति में वह पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता, उसके पास शक्ति है ही नहीं। और उसके पास 2 ही शक्ति, या तो हां कहेगा या ना कहेगा। और सामान्यतः वह क्या कहेगा, हां कहेगा। वो हां इसलिए कहेगा क्योंकि हमने पढ़ा था बिल किसकी सहमति से, सिफारिश से इंट्रोड्यूस होता है, राष्ट्रपति की सहमति और सिफारिश से ही वह बिल प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए राष्ट्रपति सामान्यतः क्या कहता है, हां कहता है। हमने देखा था कि राष्ट्रपति साधारण विधेयक में एब्सोल्यूट वीटो 2 ही कंडीशन में यूज करता है, यदि वह बिल क्या हो, निजी हो। तो ये बिल तो सरकारी है, निजी है ही नहीं, इसलिए अब वो एब्सोल्यूट कर नहीं सकता। दूसरी कंडीशन थी कि विधेयक राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है और सरकार गिर जाए और नई सरकार आकर कहे कि विधेयक समाप्त कर दो, तो राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो यूज कर सकता है। इसलिए यहां पर ना करने की केवल एक ही कंडीशन होती है कि यदि सरकार गिर जाए और नई सरकार आकर कहे कि इस विधेयक को समाप्त करो, तभी राष्ट्रपति समाप्त कर सकता, अन्यथा राष्ट्रपति उस पर क्या करेगा, हां ही कहेगा। और सामान्यतः वह हां ही करता है क्योंकि विधेयक उसकी सहमति सिफारिश से ही क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। पुनः एक बार ध्यान देंगे, ठीक है, फिर से ध्यान समझेंगे।
मेरे साथ उसको याद करते हुए चलेंगे। सबसे पहले धन विधेयक की परिभाषा आप याद रखना है। धन विधेयक की परिभाषा किसमें दी गई है? अनुच्छेद 110 में दी गई है। अनुच्छेद 110(2) में ही यह बताया गया है कोई विधेयक धन विधेयक नहीं होगा। ठीक है, यदि मान लो यह प्रश्न उत्पन्न होता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका अंतिम निर्धारण स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, अब धन विधेयक जो होगा वह सरकारी विधेयक होगा। धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा और धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत होगा। लोकसभा किस बहुमत से पारित करेगी? साधारण बहुमत से पारित करेगी। साधारण बहुमत क्या होता है? जो भी उपस्थित मतदान करने वाले होते हैं उसके बहुमत को ही हम साधारण बहुमत कहते हैं। तो साधारण बहुमत से पारित होगी कहां जाएगा? राज्यसभा के पास में जाएगा। राज्यसभा के पास में धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोकने की ही शक्ति है। उसके अस्वीकार करने से या उसके असंशोधन करने से लोकसभा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस वह 14 दिन तक विधेयक को रोक सकती है और यह विधेयक कहां चला जाएगा? राष्ट्रपति के पास में चला जाएगा। राष्ट्रपति के पास में भी दो ही शक्ति होगी, या तो वो हां करेगा या वो क्या करेगा? ना करेगा। किंतु ऐसे विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। ठीक है, बात समझ में अच्छे से आपको? कोई डाउट तो नहीं? कुल मिला के धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास में सस्पेंशन वीटो नहीं है, केवल एक ही वीटो है। वो क्या है? एब्सोल्यूट वीटो है। पॉकेट वीटो भी यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि उसने ही सिफारिश की है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? क्लियर हुई बात ये? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, अब देखिए, अब आता है वित्त विधेयक। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हमने वित्त विधेयक के संदर्भ में यह पढ़ा था कि वित्त विधेयक भी दो प्रकार के होते हैं और इनका वर्णन किसमें किया गया? अनुच्छेद 117(1) में और अनुच्छेद 117(3) में। इन दोनों विधेयकों को ध्यान समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं वित्त विधेयक 1, जिसका वर्णन अनुच्छेद 117(1) में किया गया है। ठीक है, और इससे थोड़ा सा अलग विधेयक होगा, वो वित्त विधेयक 2 कहलाएगा। दोनों में क्या अंतर है इसको भी हम समझते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए वित्त विधेयक क्या होगा कि वित्त विधेयक सामान्यतः उसमें वही बातें शामिल होगी जो बातें अनुच्छेद 110 में कही गई है। क्या है? समझिए ध्यान से कि वित्त विधेयक 1, ये शब्द पर ध्यान देंगे। वित्त विधेयक प्रथम जो होगा वह विधेयक होगा जिसमें अनुच्छेद 110 में उल्लेखित सभी विषय आते हैं, साथ ही कुछ ऐसे विषय भी शामिल है जो अनुच्छेद 110 की परिधि के बाहर हैं। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अब यहां पे दो बातें हैं, ध्यान समझिएगा। बहुत बारीक सी बात है, बहुत सूक्ष्म सी बात है कि वित्त विधेयक 1 में वो सारी बातें शामिल है जिसका वर्णन अनुच्छेद 110 में किया गया है। अब अनुच्छेद 110 में क्या वर्णन किया गया है? कि कोई कर है, कोई ऋण या उधार संबंधी विधेयक है, कोई ऐसा व्यय और आय जो संचित निधि और आकस्मिक निधि पर होता है, किसी व्यय को भारित व्यय करते हैं या संचित निधि से किसी धन का विनियोग करते हैं। ये 5 बातें हमने पढ़ी थी। तो ये पांचों बातें कहां पर लागू होगी? और वित्त विधेयक 1 में भी लागू होगी। अब आप सोचोगे कि अंतर क्या हुआ? दोनों एक ही तो बात है। फिर से ध्यान देंगे कि वित्त विधेयक 1 में वो सारी बातें शामिल हैं, ध्यान देंगे, वो सारी बातें शामिल है जिसका वर्णन अनुच्छेद 110 में किया गया है। अर्थात अनुच्छेद 110 में जो जो बातें कही गई है वो सब किस पे लागू होगी? वित्त विधेयक 1 पे भी लागू होगी। फिर दोनों एक ही हो गया, किंतु दोनों एक नहीं है, क्योंकि यहां पर एक बात और लिखी गई है कि साथ ही, यानी इसके साथ, यानी अनुच्छेद 110 में लिखी गई बातों के अलावा कुछ और भी ऐसी बातें हैं जिसका वर्णन अनुच्छेद 110 में नहीं किया गया है, वह भी वित्त विधेयक 1 में आएंगे। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि सर अंतर क्या है दोनों में? तो अंतर ही तो स्पीकर डिफाइन करेगा। वो जो अंतर जो है कि यह विधेयक धन विधेयक है या विधेयक वित्त विधेयक 1 है, यह डिफाइन करने का पावर ही स्पीकर को दे रखा है। क्योंकि जब हम बात करते हैं, हमने ये कहा कि ये संचित निधि है, जैसे हमने ये आपने कहा कि ये संचित निधि है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, ये संचित निधि है। अब इस संचित निधि में से कोई आय आती है और एक प्रकार से व्यय होता है। ठीक है, अब ये बात तो दोनों में लागू हो रही है, क्योंकि ये दो अनुच्छेद 110 में कहा गया है कि संचित निधि में कोई धन जमा होता है और संचित निधि से कोई धन निकाला जाता है। तो ऐसा विधेयक धन विधेयक होगा। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 110 में कहा गया है। किंतु वह विधेयक जरूरी नहीं है कि सदैव धन विधेयक हो। वो विधेयक धन विधेयक है, इसको डिफाइन कौन करेगा? इसको स्पीकर डिफाइन कर देगा। वो प्रमाणित कर देगा कि यह अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक है, और यदि प्रमाणित नहीं किया तो वो क्या कहलाएगा? वह वित्त विधेयक 1 कहलाएगा। बात समझ में आई? पूरा खेल स्पीकर पर डिपेंड रहता है।
इसलिए दोनों विधेयक में थोड़ी समानता है। क्या समानता है हम आगे समझते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको, अच्छे से क्लियर हुई इस बात। मतलब देखिए, वित्त विधेयक 1 में अनुच्छेद 110 में लिखी गई सारी बातें शामिल होती है, किंतु उसके अलावा कुछ और अन्य बातें भी शामिल होती है जो अनुच्छेद 110 में नहीं लिखी गई है। और क्या नहीं लिखा गया है वो स्पीकर डिसाइड करेगा, ठीक है। वो स्पीकर बताएगा कि ये 110 की परिभाषा में आता है कि नहीं आता है, और ये धन विधेयक है या वित्त विधेयक है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। मैं फिर समझा रहा हूं, धन जो है ना 1000 तरीकों से आता है और धन जो है 1000 तरीकों से निकलता है, किंतु किस किस तरीके को हम धन विधेयक कहेंगे और किस तरीके को हम वित्त विधेयक कहेंगे ये स्पीकर डिसाइड करेगा, ठीक। चलिए, तो यहां पर ये दोनों विधेयक हम समझ गए हैं। अब देखिए, अब यहां पर जो है उस वित्त विधेयक में, मतलब वित्त विधेयक 1 में और वित्त विधेयक 1 में और धन विधेयक में दो बातें समानता होगी, दो क्या तीन बातें समान होंगी। एक कि यह दोनों विधेयक सरकारी विधेयक होगा क्योंकि सरकार ही पेश करेगी। नंबर 2, यह दोनों विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होंगे, ठीक है। और नंबर 3, यह राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश होंगे। बात समझ में आ रही है आपको। अगेन अब आप यहां पर ध्यान देंगे कि इसको समझते हैं, वित्त विधेयक 1 को हम समझते हैं कि मैंने यहां पर आपसे कहा कि यह विधेयक अनिवार्य रूप से किसकी सिफारिश से पेश होगा, प्रेसिडेंट की सिफारिश से पेश होगा। यह केवल कहां पेश होगा, लोकसभा में पेश होगा, ठीक है ना। यानी कि ये जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा, और ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है सरकारी विधेयक होगा। तो यहां पे यह वित्त विधेयक 1, अब दो बात ध्यान देंगे कि यह वित्त विधेयक जो है धन विधेयक से इसलिए समान है क्योंकि यह प्रेसिडेंट की सिफारिश से पेश होगा और यह लोकसभा में पेश होगा, क्योंकि इसका संबंध अनुच्छेद 110 से है। यदि इसका संबंध अनुच्छेद 110 से नहीं होता तो इसको न राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती और न ही यह लोकसभा में प्रस्तुत होता, जैसा कि वित्त विधेयक 2 में होगा। आई बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं। यानी कि इसको ध्यान देंगे कि जब यह विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा तो वो विधेयक जो होगा वो अपने आप में वित्त विधेयक ही होगा, फाइनेंस बिल ही होगा। ये बात समझ में आई। यानी कि हमने इस बिल को बनाया फाइनेंस बिल, ठीक है। कोई ऐसा हमने एक विधेयक बनाया, कोई हमने जो है संचयी निधि से धन आया है और धन निकालने संबंधी कोई विधेयक रखा, सरकार ने विधेयक रखा। तो जब वह विधेयक रखा जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, वो फाइनेंस बिल ही कहलाएगा, यानी वित्त विधेयक के रूप में ही रखा जाएगा। और रखेगा कौन, चूंकि वो टाइप 1 में है, रखेगा कौन, राष्ट्रपति रखेगा और केवल लोकसभा में रहेगा। अब लोकसभा यदि यहां पे डिफाइन कर दिया कि नहीं ये फाइनेंस बिल नहीं ये मनी बिल है, तो सारी प्रक्रिया बदल जाएगी। और यदि स्पीकर ने डिफाइन नहीं किया तो फिर वह क्या कहलाएगा, फाइनेंस बिल 1 कहलाएगा, ना वित्त विधेयक 1 कहलाएगा। बस समझ में आई आपको अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है। अगर मनी बिल है, अगर स्पीकर ने कह दिया कि यह मनी बिल है तो फिर राज्यसभा के पास में कोई शक्ति नहीं है, केवल 14 डेज तक वो रोक सकता है, बस। उसकी सहमति असहमति से कोई फर्क नहीं पड़ता है लोकसभा को, सीधे कहां चला जाएगा, राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, ठीक है। वो क्यों करते हैं अभी हम उसको समझेंगे, अभी बस समझ में आई आपको। चलिए, तो अब देखते हैं क्या बात होती है। अब मैंने फिर से समझा रहा हूं आपको कि वित्त विधेयक 1 और धन विधेयक दोनों जो है दो बातों समान होगी, तीन बातें समान होंगी। दोनों सरकारी विधेयक होंगे, नंबर 1, दोनों जो है लोकसभा में ही पेश होंगे और राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश होंगे। चूंकि वित्त विधेयक 1 का संबंध जो है अनुच्छेद 110 से है, इसलिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। और यदि स्पीकर ने डिफाइन कर दिया कि नहीं ये मनी बिल नहीं है, तो फिर वह किस रूप में होगा, फाइनेंस बिल 1 यानी कि वित्त विधेयक 1 के रूप में होगा। अब जैसे ही एक बार जो है विधेयक लोकसभा में आ गया और स्पीकर ने डिफाइन कर दिया कि यह मनी बिल अर्थात धन विधेयक नहीं है, तो उसके बाद वित्त विधेयक ऐसे ही प्रोसीड करेगा जैसे एक ऑर्डिनरी बिल अर्थात साधारण विधेयक करता है। बात समझ में आई आपको अच्छे से। यानी कि साधारण विधेयक में क्या होता है, लोकसभा पारित करेगा, यानी फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग होगा, लोकसभा पारित करता है, ठीक है। अब राज्यसभा भी फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग करेगा। अब क्या ऑप्शन होंगे, अब राज्यसभा जो है हां कर सकता है, राज्यसभा अस्वीकार कर सकता है, राज्यसभा जो है पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या राज्यसभा जो है 6 माह तक बिल को रोक सकता है। ऑर्डिनरी बिल में यही होता है। ठीक इसी तरह ऑर्डिनरी बिल यानी साधारण विधेयक की तरह वित्त विधेयक 1 में राज्यसभा को वह समस्त शक्ति प्राप्त होगी जो उसे साधारण विधेयक के संदर्भ में थी। और यदि दोनों विधेयक को लेकर कोई गतिरोध, डेडलॉक होता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो सकती है।
बात समझ में आई आपको अच्छे से? धन विधेयक और वित्त विधेयक एक केवल लोकसभा में प्रस्तुत करने तक समान है, और जहां स्पीकर ने डिफाइन कर दिया कि यह धन विधेयक है, प्रक्रिया बदल जाएगी। प्रक्रिया में फिर राज्यसभा के पास में कोई शक्ति नहीं होगी। किंतु लोकसभा स्पीकर ने कहा कि नहीं, ये मनी बिल नहीं है, ये फाइनेंस बिल है, फाइनेंस बिल टाइप 1 है, तो प्रस्तुति तक तो समान थे, राष्ट्रपति की सिफारिश भी थी, लोकसभा में पेश हुआ, किंतु लोकसभा में पेश होने के बाद वह एज इट इज प्रोसीड करेगा जैसे एक ऑर्डिनरी बिल करता है, साधारण विधेयक करता है, अर्थात राज्यसभा को वह सारी शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि साधारण विधेयक में प्राप्त है, अर्थात वह ऐसे वित्त विधेयक एक को हां कर सकता है, या वह ऐसे वित्त विधेयक एक को मना कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, पारित नहीं भी करे, यानी पारित करके अस्वीकार कर दे, या फिर वह पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है अपने संशोधनों के साथ में। अब लोकसभा उसके संशोधनों को या तो हां कहेगा या ना कहेगा। यदि ना कहता है तो दोनों में क्या होगा, गतिरोध होगा। यदि वह अस्वीकार करता है तो गतिरोध होगा, या ऐसे वित्त विधेयक एक को वह 6 माह तक रोके रखता है तो दोनों सदनों के मध्य गतिरोध होगा। और ऐसे गतिरोध को दूर करने के लिए क्या बुलाया जाएगा, संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, और ऐसी संयुक्त बैठक में उपस्थित तथा मतदान करने वालों से बहुमत से यदि ऐसा विधेयक पारित हो जाता तो कहां चला जाएगा, राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको? ठीक है, जटिल तो नहीं हो रहा है। चलिए, अब यह विधेयक कहां जाएगा, यह राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। अब राष्ट्रपति के पास में भी वो सारे शक्तियां प्राप्त होगी जो ऑर्डिनरी बिल के संदर्भ में थी। क्या कर सकता है राष्ट्रपति, हां कर सकता है, ना कर सकता है, या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, रिकंसिडरेशन कर सकता है। एब्सोल्यूट वीटो होगा उसके पास में, सस्पेंशन वीटो होगा उसके पास में, पास समझ, पॉकेट वीटो भी होगा उसके पास में। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? किंतु यहां पर भी सामान्यतः राष्ट्रपति हां ही कहेगा, क्योंकि यह विधेयक किसकी सिफारिश से पेश हुआ था, राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश हुआ था। बात समझ में आई? किंतु धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास में पुनर्विचार को लौटाने की शक्ति नहीं होती है, किंतु यदि वह वित्त विधेयक एक है तो वित्त विधेयक एक के संदर्भ में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, ऐसे विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। किंतु यदि संसद ने पुनर्विचार के बाद ऐसे वित्त विधेयक एक को पारित कर दिया तो राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करने के लिए क्या है, बाध्य है। बात समझ में आई आपको अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चले आगे हम लोग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा जटिल तो नहीं हो रहा है, कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा एक टॉपिक और बचा है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा धैर्य रखिए और दिमाग को थोड़ा सा आराम दीजिए। फिर दोहराता हूँ, देखिए क्या है कि पूरा खेल जो है ना, वो धन का आना और धन के जाने पे है ना। धन कैसे आता है, धन कैसे जाता है। अब ये हमने 110 में डिफाइन कर दिया कि इस तरीके से धन आएगा और इस तरीके से धन जा रहा है, या इससे संबंधित विधेयक क्या कहलाते हैं, धन विधेयक कहलाते हैं। किंतु वित्त विधेयक एक यानी कि अनुच्छेद 117(1) में भी यह कहा गया है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक कहलाएगा यदि उसका संबंध किससे हो, अनुच्छेद 110 से हो, और साथ ही साथ अनुच्छेद 110 के अलावा और भी कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो जिसका संबंध संचित निधि और आकस्मिक निधि से हो। तो इस ये जो निर्धारण जो होगा वो कौन करेगा, स्पीकर करेगा। क्योंकि वित्त विधेयक एक और धन विधेयक में यही समानता है कि दोनों राष्ट्रपति की सिफारिश से जाएंगे और दोनों लोकसभा में ही पेश होंगे। किंतु एक बार पेश होने के बाद यदि वह धन विधेयक है तो इस संदर्भ में राज्यसभा को कोई शक्ति नहीं है और राष्ट्रपति के पास में भी कोई वीटो नहीं है, वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। किंतु वह विधेयक वित्त विधेयक है तो पेश करने के बाद वित्त विधेयक वैसे ही प्रोसीड करेगा जैसे एक ऑर्डिनरी बिल यानी साधारण विधेयक करता है, अर्थात उसमें गतिरोध हो सकता है और संयुक्त बैठक भी हो सकती है और राष्ट्रपति के पास में भी हां, ना और पुनर्विचार की शक्ति होगी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? चले हम लोग आगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा ध्यान दोगे आपको तो आपको समझ में आएगी बात। ठीक है, अब हम आते हैं वित्त विधेयक 2 पर। ठीक है, वित्त विधेयक 2 को समझ लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि और अच्छे समझ में आएगा ये। अब देखिए, वित्त विधेयक 2 के संदर्भ में क्या कहा गया है, इसका संबंध भी नाम से स्पष्ट है, वित्त विधेयक है। संबंध तो संचित निधि और आकस्मिक निधि से होगा। संचित निधि से धन का आना और धन का जाना, तो संबंध इसका उससे ही है। किंतु यह किस रूप में भिन्न है, तो इस रूप में भिन्न है कि वित्त विधेयक 2 में वे सभी विधेयक आते हैं जिनकी चर्चा अनुच्छेद 117(3) में की गई है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ही यही है।
वित्त विधेयक 2 में वो सारे विधेयक आते हैं जिनका चर्चा अनुच्छेद 117(3) में की गई है। अब इस विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित उपबंध होते हैं, लेकिन ऐसा कोई विषय शामिल नहीं होता जिसका संबंध अनुच्छेद 110 में शामिल विषयों से हो। क्लियर है? अब इसको बहुत अच्छे से समझिए, इस पॉइंट को। ये कह रहा है कि जो वित्त विधेयक टाइप 2 जो है ना, वित्त विधेयक 2 जो है, उसका संबंध भी संचित निधि से है और संचित निधि पर भारित व्यय से है, यानी भारित व्यय से संबंधित कोई उपबंध होते हैं, या इसके अलावा और भी कोई उपबंध हो सकते हैं, आर्थिक दंड है, जुर्माना है, और भी लाइसेंस के लिए फीस है, सेवाओं से संबंधित फीस है, इस तरह के कोई प्रावधान हो सकते हैं जिसका प्रभाव संचित निधि पर पड़ता है। किंतु सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें ऐसा कोई भी विषय शामिल नहीं होगा जिसका संबंध किससे है, जिसका संबंध अनुच्छेद 110 से है। क्योंकि यदि इसका संबंध अनुच्छेद 110 से हो गया तो वह या तो धन विधेयक कहलाएगा या फिर वह वित्त विधेयक 1 कहलाएगा। बहुत सूक्ष्म सी बात है, ध्यान देंगे। यदि किसी विधेयक का संबंध अनुच्छेद 110 से है तो वो या तो धन विधेयक होगा या वित्त विधेयक 1 होगा, और यदि किसी विधेयक का संबंध अनुच्छेद 110 से नहीं है या अनुच्छेद 110 के अलावा किसी बाहर के कह सकते धन या व्यय से है या आय या व्यय से है, तो फिर वह क्या कहलाएगा, वह वित्त विधेयक 2 कहलाएगा। बात समझ में आई अच्छे से? आपको कोई डाउट तो नहीं है? मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, किंतु आपको थोड़ा सा पढ़ के याद करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, वित्त विधेयक 2 जो होता है उसका संबंध, या हम ऐसे विधेयक को वित्त विधेयक 2 कहेंगे जिसका संबंध अनुच्छेद 117(3) से होगा। और 117(3) में यह कहा गया है कि इसमें ऐसे विधेयक होंगे जो संचित निधि पर भारित व्यय संबंधी उपबंध होंगे, और इसके अलावा अन्य भी कुछ प्रावधान हो सकते हैं, उससे संबंधित कुछ आय और व्यय हो सकते हैं। किंतु किसी भी स्थिति में इसका संबंध उन आय और व्यय से नहीं होगा जिसका वर्णन अनुच्छेद 110 में किया गया है। यानी वित्त विधेयक 2 में ऐसा कोई भी प्रावधान शामिल नहीं होगा जिसका उल्लेख किसमें किया गया, अनुच्छेद 110 में किया गया। अब 110 में क्या किया गया है? 110 में कर से संबंधित है, यानी कर से संबंधित विधेयक होगा तो वह धन विधेयक होगा या वित्त विधेयक होगा, वित्त विधेयक 1 होगा, किंतु टाइप 2 नहीं होगा। यदि वह विनियोग से संबंधित कोई है, यदि वह उधार या ऋण से संबंधित कोई वह है, यदि वह कस्टडी संबंधी कोई प्रोविजन है, बात समझ में आई आपको? किंतु यदि किसी आय का और व्यय का संबंध संचित निधि पे कोई भारित व्यय ऐसा है जिसका संबंध अनुच्छेद 110 से नहीं है, तो फिर वह ऐसी स्थिति में क्या कहलाएगा, वह वित्त विधेयक 2 कहलाएगा। ठीक, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ध्यान रखना यहां पर एक महत्वपूर्ण बात कि अनुच्छेद 110 में यह कहा गया है कि यदि किसी व्यय को संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किया जाता है, शब्द पर ध्यान देंगे, यदि किसी व्यय को संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किया जाता है तो विधेयक क्या होगा, धन विधेयक होगा। किंतु उसको घोषित हो चुका है, उसके बाद यदि संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित कोई उपबंध होते हैं तो वह वित्त विधेयक 2 में आ जाएगा। वो क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? या आप तो बस इतना सा याद रखें कि वित्त विधेयक 2 वह विधेयक है जिनका संबंध अनुच्छेद 110 से नहीं है, या वित्त विधेयक में ऐसे प्रावधान शामिल होते हैं जिनका संबंध किसी भी तरीके से अनुच्छेद 110 से नहीं होता है, वह वित्त विधेयक 2 कहलाते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब ध्यान देंगे। इसलिए कहा जाता है, इसमें एक है कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, किंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। कैसा नहीं होता, इसको थोड़ा सा समझते हैं एक बार चार्ट से, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। ठीक, क्या कहा गया है इसमें कहा गया है कि प्रत्येक धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक होता है। ठीक है, यानी कि ये जो धन विधेयक जो है ये अनिवार्य रूप से क्या होता है, वित्त विधेयक होता है। शब्द पढ़ा, प्रत्येक धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक होता है। क्यों वित्त विधेयक होता है? क्योंकि अनुच्छेद 117(1) में यह कहा गया है कि वित्त विधेयक वह विधेयक कहलाएगा जिसका संबंध अनुच्छेद 110 से होता है या अनुच्छेद 110 में दिए गए प्रावधानों से होता है। तो धन विधेयक अनिवार्य रूप से क्या होता है, वित्त विधेयक ही होता है। बस स्पीकर उसको मनी बिल के रूप में डिफाइन करता है, इसलिए उसकी प्रक्रिया बदल जाती है थोड़ी सी, अन्यथा वह होता वित्त विधेयक ही है। किंतु प्रत्येक वित्त विधेयक
धन विधेयक नहीं होता है। और प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक क्यों नहीं होता है? क्योंकि कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनका संबंध अनुच्छेद 110 से नहीं होता है। आई बात समझ में अच्छे से? फिर दोहराता हूं मैं, प्रत्येक धन विधेयक क्या होता है? वित्त विधेयक होता है, किंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। अर्थात धन विधेयक जिसका अनुच्छेद 110 में वर्णन किया गया है, उसमें कुछ ऐसे विधेयक भी शामिल होते हैं जिनको वित्त विधेयक एक हम कह सकते हैं। बस यहां पर डिफाइन करने की बात है कि स्पीकर ने डिफाइन कर दिया है, तो इसकी प्रोसेस थोड़ी अलग हो जाएगी और इसकी प्रोसेस थोड़ी अलग हो जाएगी, किंतु ये दोनों विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रस्तुत होंगे, लोकसभा में ही प्रस्तुत होंगे। ठीक है, इसलिए धन विधेयक और वित्त विधेयक में कोई अंतर नहीं होता है, जिनका वर्णन अनुच्छेद 110 में किया गया है। और यदि अनुच्छेद 117(1) में दिए गए प्रावधान अनुच्छेद 110 में शामिल होते हैं तो यह अनिवार्य रूप से धन विधेयक क्या हो जाता है? वित्त विधेयक हो जाता है। किंतु कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनका संबंध जो है अनुच्छेद 110 से नहीं होता, इसलिए उनको वित्त विधेयक 2 कहते हैं। इसलिए कुछ विधेयक या प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। ठीक, समझ में आई बात? मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा जटिल हो रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है, किंतु आपको समझना पड़ेगा और याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप देखिए कि वित्त विधेयक 2 जो होता है उसका जब संबंध अनुच्छेद 110 से नहीं होता है, इसलिए ऐसे विधेयक की प्रक्रिया इन दोनों से अलग होती है। और इन दोनों से अलग क्या होती है? अब इन समझते हैं कि इन दोनों से अलग क्या होती है। इन दोनों से अलग यह होती है कि वित्त विधेयक 2 के संदर्भ में आप उसको कहीं भी पेश कर सकते हैं। ध्यान रखना, कहने का तात्पर्य क्या है कि वित्त विधेयक 2 होता तो सरकारी विधेयक है, किंतु उसको या तो लोकसभा, यानी कि ध्यान देंगे यहां पर, या तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ऑर्डिनरी बिल की तरह है ये। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि वित्त विधेयक 2 को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति के सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यानी इसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसका संबंध अनुच्छेद 110 से नहीं है। ठीक है, अब यह साधारण विधेयक की तरह ही प्रोसीड करता है। जैसे मान लो कि यह विधेयक कहां प्रस्तुत हो गया, यह विधेयक मान लीजिए कि राज्यसभा में पहले आ गया। ठीक है, तो वही फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग होगा। ठीक है, पारित होकर कहां आएगा? लोकसभा में आएगा। द्वितीय सदन मान लीजिए लोकसभा हो जाता है, तो लोकसभा में भी एज इट इज फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग होगा। अब लोकसभा अगेन यस कर सकती है, नो कर सकती है, रिकंसिडरेशन भेज सकती है, या 6 माह तक क्या कर सकती है? रोक सकती है। ठीक है, यदि हाँ कह देगी तो विधेयक कहां आएगा? राष्ट्रपति के पास में आएगा। ना कर देगी तो डेडलॉक हो जाएगा। रिकंसिडरेशन में यदि प्रथम सदन अस्वीकार कर दे तो डेडलॉक हो जाएगा, या 6 माह तक रोके रखे तो डेडलॉक हो जाएगा। और दोनों सदनों के बीच यदि कोई डेडलॉक या गतिरोध होता है तो ऐसे गतिरोध को दूर करने के लिए वित्त विधेयक 2 में भी हम संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब यह विधेयक कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। किंतु इस विधेयक में खास बात है जो आपको याद रखना होगी कि जब भी ये हाउसेस में ये पारित होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर कि इस वित्त विधेयक में खास बात यह है कि जब ये विधेयक मान लो ये राज्यसभा में प्रस्तुत कर दिया गया है, तो जब ये प्रस्तुत किया जाएगा तो यहां पारित करने से पहले दोनों सदनों में, ये लोकसभा है तो यहां पर जो है दोनों सदनों में पारित करने से पूर्व एक बार यहां पर किसकी सहमति ली जाएगी? राष्ट्रपति की सहमति ली जाएगी। ठीक है, देखिए धन विधेयक और वित्त विधेयक 1 में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति या सिफारिश की जाती है, उसकी सिफारिश से प्रस्तुत होता है। किंतु वित्त विधेयक 2 में प्रस्तुत करने के लिए सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है और किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, किंतु जब सदन के द्वारा इसको अनुमोदन करने की स्थिति आती है तो उसके पहले एक बार राष्ट्रपति से इसकी अनुमति या सहमति ली जाती है दोनों सदनों के द्वारा। जब दूसरा सदन भी इसको पारित करता है तो पहले किससे अनुमति लेता है? राष्ट्रपति से इसकी अनुमति लेता है और फाइनली पारित होकर कहां चला जाता है? ये राष्ट्रपति के पास चला जाता है। राष्ट्रपति के पास में जैसे एक साधारण विधेयक की तरह शक्तियां होती है, वो समस्त शक्तियां प्राप्त होगी। वो हाँ कर सकता है, ना कर सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? समझ में आई बात अच्छे से? क्लियर है? देखिए फिर दोहराता हूं मैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए इसका, क्योंकि आप बहुत थक गए होंगे।
देखिए, मैंने आपसे क्या पढ़ाया था, आपको मैंने कहा कि ये होते तीनों, जो धन विधेयक, वित्त विधेयक और वित्त विधेयक 2, मतलब वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2, ये तीनों होते वित्त विधेयक ही हैं। ये सब फाइनेंस बिल ही कहलाते हैं और ये फाइनेंस बिल जो है ये पार्लियामेंट से पारित होते हैं। किंतु क्या होता है कि अब ये धन विधेयक है, धन विधेयक क्या है, अनुच्छेद 110 में दिया गया। अब इसकी प्रक्रिया इतनी तीव्र क्यों बनाई गई? तो देखो क्या होता है कि सरकार के पास में कुछ खर्च ऐसे होते हैं जिनके लिए वह रोक नहीं सकती है। रोक नहीं सकती है मतलब जिनके बगैर शासन प्रशासन चलाना बिल्कुल कठिन हो जाएगा। वेतन है, वेतन भत्ते हैं, सैलरीज हैं, कुछ और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च है जिनके लिए हम अधिक समय नहीं लगा सकते हैं। इसलिए धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को कोई शक्ति नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई है, अब ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या होता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा द्वारा पारित होना अनिवार्य होता है, राज्यसभा करे या ना करे इससे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा इसलिए किया गया कि मान लो कल को कोई सरकार है, सरकार का लोकसभा में तो बहुमत है किंतु राज्यसभा में बहुमत नहीं हो सकता है राज्यसभा में किसी और पार्टी का बहुमत हो। तो जब ऐसी स्थिति में सरकार अपना कोई विधेयक प्रस्तुत करती खर्च के लिए और उसको खर्च बहुत जल्दी चाहिए, पैसा चाहिए खर्च करने के लिए, तो लोकसभा तो पारित कर देगी, बहुमत है, किंतु राज्यसभा ऐसे विधेयक को रोक सकती है, अस्वीकार कर सकती है ना, अपनी दलीय राजनीति के संदर्भ में वह जो द्वेष के कारण पारित न करे। तो ऐसी स्थिति में फिर सरकार चलाना क्या होगा, कठिन हो जाएगा। इसलिए कुछ खर्च ऐसे होते हैं, कुछ व्यय ऐसे होते हैं जिनको हम किसमें परिभाषित कर देते हैं, धन विधेयक में। अर्थात राज्यसभा के पास में कोई शक्ति नहीं होगी और जब शक्ति नहीं होगी, शक्तिहीन होगी, तो सीधे राष्ट्रपति पास जाएगा और राष्ट्रपति भी क्या कर देगा, उसे हाँ कर देगा। तो सरकार के पास में कुछ खर्च व्यय ऐसे होते हैं जिनके लिए वह इंतजार नहीं कर सकती, 6 माह तक वो राज्यसभा में लंबित नहीं रह सकता, इसलिए 14 डेज का टाइम दिया गया है। किंतु कुछ ऐसे विधेयक होते हैं वित्त संबंधी जिनके लिए दोनों सदनों की आवश्यकता होती, सहमति की आवश्यकता होती है। इसलिए इन दोनों विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को एक साधारण विधेयक की तरह शक्ति दी गई है। वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक दोनों में राज्यसभा को पूरी शक्तियां प्राप्त है कि वह उस विधेयक को हाँ कर सकते हैं, ना कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं या 6 माह तक रोक सकते हैं। और इन दोनों विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति को भी वह समान शक्ति प्राप्त है जो एक साधारण विधेयक के संदर्भ में है। किंतु धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। पुनः क्यों नहीं लौटा सकता है? एक तो उसने सिफारिश की है, दूसरा कि हमें टाइम नहीं करना, ये व्यय को करना है, जल्दी से खर्च करना है। इसके बगैर सरकार मतलब इसके बगैर देश जो है इंतजार नहीं कर सकता, ये खर्च हमको करना ही करना होगा। ठीक बात। इसीलिए कुछ ऐसे व्यय होते हैं जिसको हम यदि मान लो भारित व्यय घोषित कर देते हैं, मतलब उस पर सदन में मतदान नहीं हो सकता, तुरंत पास करना होगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। फिर ध्यान देंगे प्रत्येक धन विधेयक क्या कहलाता है, वित्त विधेयक कहलाता है। क्यों वित्त विधेयक कहलाता है? क्योंकि धन विधेयक में वो जो बातें हैं वो वित्त विधेयक 1 में भी शामिल होती है, इसलिए उसका प्रकृति, उसका नेचर वित्त विधेयक 1 की तरह होता है। बस स्पीकर यदि ये डिफाइन करता है कि नहीं ये मनी बिल है तो वो उसका प्रोसेस फास्ट हो जाता है, और यदि वो डिफाइन करता है कि नहीं ये मनी बिल नहीं है, ये जो है फाइनेंस बिल टाइप 1 है यानी कि वित्त विधेयक 1 है, तो उसकी प्रोसेस ऑर्डिनरी बिल की तरह होती है। ठीक है, किंतु ये दोनों समान होते हैं। वित्त विधेयक 2 जो होता है वह किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है और साधारण विधेयक की तरह ही वह प्रोसीड करेगा। बस इसमें एक क्लॉज एक्स्ट्रा है कि जब वह जिस भी सदन में पारित होगा तो पारित होने से पहले राष्ट्रपति की क्या ली जाती है, सहमति ली। दोनों सदनों में पारित होने से पहले राष्ट्रपति की सहमति ली जाती है और राष्ट्रपति के पास में यथावत शक्तियां प्राप्त होती है जो कि साधारण विधेयक के संदर्भ में प्राप्त है। ठीक है, ध्यान रखना धन विधेयक में राष्ट्रपति को पुनर्विचार की शक्ति नहीं होती है, इन दोनों में होगी। और इंपॉर्टेंट बात, धन विधेयक के संदर्भ में ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन नहीं है, किंतु दोनों वित्त विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक हो सकती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा भारी हो गया है, समझ पता नहीं आया है कि नहीं आया है। अब आप लोग मेरे सामने नहीं हो, फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझे होंगे। नहीं भी समझ में आया होगा तो एक बार किताब का सहारा ले, नोट्स का सहारा ले और उसको प्रत्येक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ें, एक एक शब्द पर बहुत ध्यान दें। अभी इससे संबंधित और भी कुछ बहुत सारी बातें डिस्कस करना है। इसके अलावा जो है अभी संविधान संशोधन विधेयक को भी हमें पढ़ना है, उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर हम उस संविधान संशोधन विधेयक की प्रकृति को भी समझेंगे, उसके नेचर को समझेंगे कि हमारा संविधान लचीला है या बहुत कठोर है। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, यद्यपि हम उनको बाद में देखेंगे, अभी तो हम केवल प्रक्रिया को समझेंगे। फिर इससे जितने भी प्रश्न आए हैं, जितने संसद से लेके विधायी प्रक्रिया तक जितने प्रश्न आए हैं, उन सारे प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे।
ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। मैं फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस धन विधेयक और वित्त विधेयक को आप शांति से पढ़ें, मतलब उसको रीडिंग करें, एक कागज या अपना कॉपी लें, एक पेन लें और पेन से लिख लिख कर याद करें, लिख लिख के डायग्राम बना के याद करें, तो आपको कॉन्सेप्चुअली चीजें समझ में थोड़ी सी आने लगेगी। ठीक है, चलिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि इस समय आज की तारीख में यदि कोई पूंजी है किसी व्यक्ति के पास में तो वो उसका स्वास्थ्य ही है। अगर आप स्वस्थ रहे तो जीवन में सफल हो जाओगे, और यदि अस्वस्थ रहे तो फिर दौड़ नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें और खूब मेहनत करते रहिए। जिंदगी में मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताइए और खूब सारा प्यार बांटिए लोगों को। थैंक यू सो मच।